इस वीडियो में एनसीईआरटी कक्षा 10 गणित पाठ 15 प्रायिकता प्रश्नावली 15.1 के सभी प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रायिकता के फार्मूले पढ़ लेते हैं। प्रायिकता के चैप्टर में यह एक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट यह रहेगा, यह प्रायिकता पीई या ई इवेंट्स होता है, कोई घटना होती है जैसे, तो इवेंट्स ई, इसके लिए ई लिखा गया है यहाँ पे। तो प्रायिकता पीई अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन में कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो यही फार्मूला सभी क्वेश्चंस में यूज होगा। तो अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम जैसे अगर कोई एक पासा जो होता है उसको अगर हम फेंकते हैं तो पासे जो डाई होता है पासे पर कुल कितना होता है नंबर 1 से 3 तक, 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह से इसमें कुल 6। तो इसमें कुल परिणामों की संख्या यहाँ पे कितनी हो गई, यह 6। तो यहाँ पे देखोगे कि यह टोटल परिणाम यहाँ पे आपको लिखना होगा, कुल संभावित परिणामों की संख्या 6 हो गया। और जैसे अगर आपको यह ज्ञात करना हो कि प्रायिकता में सम संख्या, तो सम संख्या कौन कौन सी है, जैसे यहाँ 2 4 6, तो प्रायिकता अगर 5 को आप फेंकते हो तो उसमें सम संख्या आने की संभावना। तो यह सम संख्या आप देख रहे हो, यह 2 4 6 3 संख्याएं हैं, तो यह सम अनुकूल परिणामों की संख्या 3 हो जाएगी। तो इस तरह 3 बटे यह हो जाएगा 6 और आपका आंसर कितना आ गया 1/2। तो इस तरह से इसमें सभी सवालों में यही फार्मूला आपका लगेगा। तो इसके लिए इस फार्मूले को आप याद रखना कि प्रायिकता जो होगी अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या, यह फार्मूला होगा। अब यह दूसरा फार्मूला है कि एक निश्चित निर्धारित घटना की प्रायिकता 1 होती है। जैसे अगर कोई घटना अगर निश्चित होती है तो उसकी जो प्रायिकता होगी वह 1 होगी। जैसे अगर कोई बोले कि सूर्य पूरब में उगता है तो इसकी जो घटना है प्रायिकता है वह 1 होगी, क्योंकि यह निश्चित है कि सूर्य पूरब में ही उगेगा, इसलिए इसकी प्रायिकता 1 हो जाएगी। अगला पॉइंट, जैसे अगर कोई असंभव घटना होती है, जो घटना घटित ही नहीं हो सके, तो उसकी प्रायिकता 0 होती है। तो जैसे अगर कोई स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देता है और एग्ज़ाम में यह बोला जाए कि 100 मार्क्स में उसने 102 मार्क्स प्राप्त किया, क्योंकि 100 मार्क्स का अगर पेपर है तो 102 नंबर वह नहीं ला सकता है, तो यह असंभव घटना है। तो असंभव घटना है तो उसकी प्रायिकता 0 हो जाएगी, अर्थात ऐसी घटना कि जो कि घटित ही नहीं हो सके, तो उसकी प्रायिकता 0 होती है। सभी घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। जैसे सभी घटनाओं की प्रायिकता का योग जो होता है वह 1 होता है। जैसे अगर बहुत सारी घटनाएं हैं, जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे 3 घटना हो, जैसे पहली घटना PE1 हो गया, और दूसरी घटना कोई जैसे PE2 है, अगर यह जैसे यह PE2 हो गया। इसी तरह से अगर कोई दूसरी घटना या PE2 हो गया, और इसके बाद अगर कोई और घटना इसी तरह से, मान लो अगर n तक घटनाएं हो सकती हैं, जैसे यह P या E3 हो जाए, E3। तो इस तरह से अगर यह सभी घटनाओं को अगर आप जोड़ दोगे, सभी घटनाओं की जो प्रायिकता का योग होगा तो वह 1 आएगा। अर्थात जितनी भी घटनाएं होगी अगर सबको जोड़ोगे तो उनका जो आंसर प्राप्त होगा वह 1 प्राप्त हो जाएगा। अगर जैसे आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसमें जितनी भी घटनाएं हैं सभी की घटनाओं का प्रायिकता निकाल लो, और सबको अगर आप जोड़ते हो देखते हो अगर 1 आता है तो इसका मतलब आपका आंसर राइट है। और अगर कोई 2 घटनाएं हैं उसमें से एक की प्रायिकता अगर आपको मालूम है तो दूसरी की प्रायिकता मालूम करना है तो आप डायरेक्ट 1 में से घटा करके भी मालूम कर सकते हो। यहाँ पे जो भी घटना आपको दी रहेगी तो उस घटना को यहाँ पे लिख देना। जैसे यहाँ पे PE और PE बार दिया हुआ है, तो यह केवल 2 ही घटनाएं हैं, एक
ई घटित होने की घटना है और ई नहीं घटित होने की घटनाएं हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर एक घटना मालूम है, अगर आपको पी ई मालूम है तो पी ई बार निकालोगे तो 1 माइनस पी ई कर दोगे, या आपको जैसे पी ई बार मालूम है तो पी ई मालूम करना है तो 1 माइनस पी ई। और यह दोनों घटनाएं पूरक घटनाएं होती हैं। जैसे ई और ई बार पूरक घटनाएं होती हैं। जैसे कोई दो घटना में ही ऐसा होगा, अगर कोई दो घटनाएं हैं तो उसमें अगर एक घटना आपको मालूम है तो दूसरी उसकी पूरक होगी, अर्थात एक में से माइनस करके आप मालूम कर सकते हो। लास्ट में यह भी आप इसको ध्यान रखना कि यह जो प्रायिकता की वैल्यू होती है वह सदैव 0 और 1 के बीच में होती है। जैसे 0 से छोटा तो माइनस होता है और 1 से बड़ा 1.2, 1.3, इस तरह से, या 3, 4, 5 बहुत बड़ी संख्या होती है। तो लेकिन प्रायिकता का जो मान होगा वह ऋणात्मक नहीं आएगा, क्योंकि 0 से छोटा नहीं आएगा और 1 से बड़ा भी नहीं आएगा। इस तरह से प्रायिकता का मान जैसे 0.1, 0.2 या 0.15, 0.99 या 0.9, इस तरह से जो प्रायिकता का मान होगा 0 और 1 के बीच में ही होगा। और यह प्रायिकता कभी भी 1 से बड़ी या 0 से छोटी नहीं हो सकती। 0 से छोटी अर्थात ऋणात्मक अगर कुछ दिया है तो वो नहीं हो सकता, और 1 से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे जो भी वैल्यू होगी 2/3 या कोई भी आप सिंपल से समझ सकते हो, उसको ज्ञात करो कि उसमें वह 0 और 1 के बीच में ही हो, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। 0 और 1 भी हो सकता है, यह ध्यान रखना कि 0 इक्वल भी लगा है, 0 और 1 भी हो सकता है और इनके बीच में कोई संख्या। तो इस तरह से यह जो प्रायिकता के फार्मूले हैं, यह फार्मूला आप याद रखना, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणाम। और अगर कोई प्रायिकता है, अगर निश्चित घटना है तो उसका मान 1 होगा, अगर अनिश्चित या असंभव घटना है तो प्रायिकता 0 होती है, और प्रायिकताओं का योग सदैव 1 के बराबर होता है। और यह अगर दो पूरक घटनाएं हैं तो पी ई प्लस पी ई बार का मान 1 के बराबर होता है, और प्रायिकता का मान सदैव 0 और 1 के बीच में होता है। अब हम लोग प्रश्नावली 15.1 का पहला प्रश्न पढ़ेंगे, और आप लोग अपने पास पेन कॉपी रखना, जिससे इस वीडियो को देखने के साथ में आप सवाल को नोट्स भी बना सको और रिवाइज भी कर सको। पहले प्रश्न में कुछ कथन दिए गए हैं तो उनको पूरा करना है, तो निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। तो इसमें पहला कथन है घटना ई की प्रायिकता, घटना ई की प्रायिकता घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर कितना आएगा। तो यह भी मैं आप लोगों को फार्मूले में भी बताया था, इसका मान 1 होगा, क्योंकि अभी आपको जो फार्मूला था उसमें बताया था कि यह एक वैल्यू, जैसे यह P और यहाँ पे E, या कोई यह घटित होने की घटना है, और उसमें नहीं का मतलब यह जैसे P E डैश लिख सकते हो या P नहीं भी लिख सकते हो। यहाँ P जैसे E नहीं, या आपको यह एक फार्मूला भी बताया ना E बार, अर्थात तो यह इसकी वैल्यू कितना आया था, यह 1 था फार्मूले में। तो सेम वही यहाँ पर भी है, यहाँ पे ई बार के जगह पे ई नहीं हो सकता है या कुछ दूसरा ऐसा लिखा हो सकता है। तो अगर कोई दो घटनाएं हैं तो उनका जो योग होगा वह सदैव 1 होगा। तो इस तरह से इसका जो सॉल्यूशन आंसर होगा वह 1 होगा। यह आपको याद रखना होगा कि अगर यह आता है क्वेश्चन तो ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता, तो उसका आंसर 1 आ जाएगा। अब सेकेंड है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, ऐसी घटना क्या कहलाती है। अर्थात कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है। तो घटित नहीं हो सकती है तो यह असंभव घटना हो जाएगी, तो उसकी जो प्रायिकता होगी वह 0 हो जाएगी, और यहाँ पे उसे हम लोग असंभव घटना कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा यह 0 आएगा, और यहाँ पे आपको यह लिखना होगा, जैसे यहाँ पे जो प्लेस है उसकी प्लेस पे यह असंभव घटना आपको लिख देना होगा। तो इस तरह से इसका आंसर 0 और असंभव घटना हो गया। अब इसके बाद उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, यह भी मैं अभी फार्मूले में बताया था। तो घटित होना निश्चित है,
तो ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है, क्योंकि इसका घटित होना निश्चित है। इसमें कि उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है ऐसी घटना कहलाती है। तो घटित होना अगर निश्चित है तो उसकी प्रायिकता उसकी 1 हो जाएगी, और यह जो घटना होती है वह निश्चित घटना कहलाती है। तो इसके लिए यह भी फार्मूले में था कि अगर कोई ऐसी घटना होती है जिसका घटित होना निश्चित है, उसकी प्रायिकता 1 हो जाती है और वह घटना निश्चित घटना कहलाती है। तो इसको भी याद रखना। अब अगला प्रश्न है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग यह 1 होता है। यह भी आपको फार्मूले में बताया था। जैसे अगर PE1 है प्लस PE2 है प्लस PE3 है n तक इसी तरह से, तो उनके सभी प्रायिकताओं का योग 1 होता है। तो इस तरह से जो इसका आंसर होगा तो वह हो जाएगा, तो यह 1 आ जाएगा। अब इसमें आपको याद रखना है कि किसी घटना की प्रायिकता डैश डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा से छोटी या उसके बराबर होती है। तो इसमें भी आप लोगों को एक यह फार्मूला बताया था, 0 लेस देन इक्वल टू यह PX या PE लिख सकते हो, PE कोई घटना यह, और यह लेस देन इक्वल टू 1 रहता है। अर्थात जो यह मान होता है P जो प्रायिकता का मान होता है वह 0 के बराबर या 0 से बड़ा तथा 1 के बराबर या 1 से छोटा है। तो किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी, तो किससे बड़ी होगा? 0 से बड़ी। यहाँ देखो यह 0 से बड़ी या उसके बराबर, 0 के बराबर भी हो सकता है, तथा 1 से छोटी, 1 से छोटी। यह देखो यह छोटा का चिन्ह है और नीचे बराबर का या उसके बराबर होती है। तो इस तरह से इसको यह ध्यान रखना। अब जो इसका आंसर हो जाएगा वह 0 और 1 हो जाएगा। इस तरह से यह जो आपका पहला प्रश्न है तो उसमें फर्स्ट का जो आंसर होगा यह 1 आ जाएगा, और जो सेकेंड है वह 0 या असंभव घटना, और जो थर्ड है तो यह हो जाएगा 1 या निश्चित घटना। जो यह फोर्थ होगा तो 4 का आंसर 1 आ जाएगा, और जो लास्ट फिफ्थ है उसका आंसर 0 और 1 होगा। अब प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 में निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं स्पष्ट करना है। तो जैसे इसमें कौन कौन सा जो प्रयोग है तो उसके परिणाम समप्रायिक हैं, हम लोगों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यह समप्रायिक थोड़ा समझ लेना। समप्रायिक का मतलब होता है कि उसके आने की प्रायिकता समान है। जैसे अगर आप एक सिक्के को उछालते हो तो उसमें हेड या टेल है, केवल 2 ही घटना है, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो यह क्या हो जाएगा? समप्रायिक हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी वस्तु फेंको कि जिसके अलग अलग घटना आने की संभावना हो तो वह समप्रायिक नहीं होगा। तो समप्रायिक का मतलब कि उसके आने या नहीं आने दो ही हों, तो वह समप्रायिक हो जाएगा। प्रश्न है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है, तो यह किस तरह की घटना होगी? यह समप्रायिक होगी कि नहीं? तो इसमें यह हमको मालूम है कि जैसे अगर कार अच्छी पोजीशन में होगी तो चलना स्टार्ट हो जाएगी, और अगर कार ख़राब होगी तभी कार नहीं चलेगी। तो अतः यह क्या होगा? तो ज़्यादातर पोजीशन में कार चलना स्टार्ट ही हो जाएगी, अतः यह समप्रायिक नहीं होगा। तो इस तरह से यहाँ पे आप इसका आंसर लिख सकते हो कि जब ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है तो कार प्रायः चलना प्रारंभ हो जाती है, यदि कार में कोई खराबी न हो, अतः यह समप्रायिक नहीं है। तो क्योंकि यह ज़्यादातर पोजीशन में कार चालू ही हो जाएगी, तो अब यह समान प्रायिकता नहीं है कि यह चालू हो या नहीं हो। चालू हो या नहीं हो कि अगर दोनों की प्रायिकता अगर समान होती तो यह समप्रायिक होता, अतः यह समप्रायिक नहीं है। अब इसमें अगला प्रश्न है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न
करती है वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं, यह किस प्रकार की घटना होगी। तो अगर अच्छा खिलाड़ी होगा तो बास्केटबॉल में बॉल को डाल ही लेगा, तो इस तरह से यह सांप्रदायिक घटना नहीं होगी, क्योंकि अच्छे खिलाड़ी के पोजीशन में या तो खिलाड़ी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वह खिलाड़ी अगर ख़राब होगा तो एक बार भी नहीं डाल पाएगा। तो इस तरह से यह घटना सांप्रदायिक नहीं है। इस तरह से इसका यह आप लिख सकते हो, तो यह सांप्रदायिक नहीं है। और अगर इसका डिटेल लिखना है तो खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं, यह बातें खिलाड़ी पर निर्भर करती हैं। एक अच्छा खिलाड़ी अधिकतर बार बॉल बास्केट में डाल पाती है, अतः यह सांप्रदायिक नहीं है। आपको केवल यह बताना कि यह सांप्रदायिक है या नहीं, तो यहाँ तक लिखना, और नहीं तो आपको पूरा लिखना होगा। अतः यह सांप्रदायिक नहीं है। अब इसमें अगला प्रश्न है, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। तो क्योंकि सत्य असत्य प्रश्न है, तो अगर कोई विद्यार्थी जैसे इस सवाल को हल करता है तो यहाँ पे सत्य पे ट्रिक करेगा या तो असत्य पे। इस तरह से केवल यहाँ पे या तो सत्य होगा या असत्य होगा। तो यह क्या है, सांप्रदायिक, क्योंकि यहाँ पे दोनों की संभावना, दोनों की जो प्रायिकता है वह समान है, अतः यह सांप्रदायिक हो जाएगा। इस तरह से इसका जो आंसर लिख सकते हैं, सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाना सांप्रदायिक है, क्योंकि इसमें दो ही विकल्प हैं और दोनों के चुनने के समान अवसर हैं, अतः यह सांप्रदायिक हो जाएगा। यह अगला प्रश्न है, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या लड़की है, यह किस प्रकार की घटना है। तो यह भी सांप्रदायिक होगा, क्योंकि अगर बच्चे का जन्म होगा तो वह या तो लड़का होगा या तो लड़की ही होगा, दोनों में से कोई हो सकता है। इस तरह से यह भी एक प्रकार की सांप्रदायिक घटना है। तो इसका भी आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हो कि जब बच्चे का जन्म होता है तो वह एक लड़का है या एक लड़की है, दोनों के होने के समान अवसर हैं, अतः यह सांप्रदायिक है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3। तो यह प्रश्न 3 में है कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। तो इसके पहले जैसे सेकेंड क्वेश्चन में आप लोगों ने सॉल्व किया, तो सेम उसी तरह से यह भी है। अब इसका सॉल्यूशन में आप लिख सकते हो कि जैसे सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि इसलिए माना जाता है क्योंकि सिक्के के दो ही पहलू होते हैं, चित या पट, हेड या टेल, तथा दोनों की प्रायिकता समान होती है, क्योंकि यह एक सांप्रदायिक घटना होती है। तो इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि माना जाता है। अब इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 4। तो इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो हम लोगों को जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से बताना है कि कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अब इसमें यहाँ पे देखो संख्या 2/3 दिया हुआ है, -1.5, 15%, 0.7। तो इसमें कौन सी संख्या प्रायिकता इसमें नहीं हो सकती। तो आप लोगों को वैसे भी मैं बताया था, यहाँ पे जो प्रायिकता का मान होता है वह 0 और 1 के बीच, मतलब यहाँ पे जैसे जो प्रोबेबिलिटी होती है तो वह 0 या 0 से बड़ी और 1 या 1 से कोई भी संख्या हो सकती है। तो इसमें ऋणात्मक जो संख्या है वह नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जैसे 2/3 दिया है, 2/3 तो 1 से छोटा ही है, इसलिए यह हो सकता है। यहाँ पे 15% को हम लोग 15/100 लिख सकते हैं, क्योंकि यह परसेंट है तो यह 15/100 जब इसे लिखेंगे तो यह हर में वैल्यू ज़्यादा है। तो अब इसको सॉल्व भी करोगे तो यह 0.15 आता है। तो इस तरह से यह भी 1 से छोटा ही है और यह भी 0.7, यह भी 1 से छोटा है।
तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बाकी सभी तो पॉसिबल संभव हैं, लेकिन यह -1.5 संभव नहीं है। अतः यही आंसर होगा कि -1.5 यह प्रायिकता नहीं हो सकता है। इस तरह से आंसर बी राइट हो जाएगा, -1.5। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 का सवाल है, यदि PE बराबर 0.05 तो E नहीं की क्या प्रायिकता। तो यहाँ पे पहले बता दिया कि जैसे अगर यह PE का मान दे दिया यह, तो हम लोग E नहीं की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो इन दोनों का जो जोड़ होगा PE प्लस, अगर जैसे PE प्लस PE नहीं का जो मान होगा वह 1 के बराबर होगा। तो PE नहीं अगर ज्ञात करना है तो 1 में से यही वैल्यू घटा देंगे और अपना आंसर प्राप्त हो जाएगा। अतः इसके सॉल्यूशन में हम लोग केवल यहाँ पे जैसे PE नहीं बराबर 1 - PE कर देंगे, क्योंकि PE प्लस PE नहीं का मान 1 के बराबर होता है। तो अब यह हो जाएगा PE नहीं बराबर 1 - PE, क्योंकि आपको मालूम है अगर इन दोनों का जो जोड़ होता है वह 1 के बराबर होता है। अब PE की वैल्यू 0.05 है, तो यहाँ पे 1 - 0.05 कर देंगे और फिर उसमें से घटा देंगे। तो और अब घटा देंगे तो घटाने के बाद में हम लोगों को इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अब 1 में से 0.05 अगर घटा देते हैं तो आ जाएगा 0.95। तो इस तरह से इसका जो P नहीं की प्रायिकता होगा तो वह 0.95 आ जाएगा। तो इस तरह से इस टाइप का अगर कोई प्रश्न, अगर कोई 2 ही घटना होती है तो इसमें अगर एक घटना दी है और दूसरी घटना आपको ज्ञात करना है तो एक में से तुरंत घटा करके इसको आप ज्ञात कर सकते हो। तो इसके लिए इसको ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 6, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं। तो यह ध्यान रखना कि नींबू की महक वाली केवल मीठी गोलियां हैं, कोई दूसरी अन्य गोली नहीं है। मालिनी बिना थैले में झाँके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली, जैसे यहाँ पे सिंपल सा है, नींबू की महक वाली गोली है तो अगर उसमें से कोई भी गोली निकाला जाएगा तो वह नींबू की महक वाली ही गोली निकलेगा और कोई दूसरी गोली उसमें से नहीं निकलेगी। बस इस प्रश्न में ध्यान देना कि ज्ञात करना है कि संतरे की महक वाली गोली है और नींबू की महक वाली गोली है। तो अब उस बैग में तो केवल नींबू की महक वाली गोली है, तो संतरे की महक वाली गोली निकलना तो एक असंभव घटना है। तो इसके लिए इसकी प्रायिकता 0 हो जाएगी और नींबू की महक वाली इसकी प्रायिकता 1 हो जाएगी, क्योंकि चाहे कैसे भी निकाला जाए उसमें से नींबू की महक वाली ही गोली निकलेगी, क्योंकि उसमें सभी नींबू के महक वाली ही गोली हैं। अब फर्स्ट का आंसर लिख सकते हैं कि थैले में संतरे की महक वाली मीठी गोलियां नहीं हैं, इसलिए संतरे की गोली निकलना एक असंभव घटना है। इसलिए संतरे की महक वाली गोली जो होगा वो प्रायिकता PE बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि यह एक असंभव घटना था। तो यह असंभव घटना का उदाहरण के रूप में भी इसको ध्यान रखना कि क्योंकि उसमें केवल संतरे की महक वाली गोली है नहीं, उसमें केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। तो इसके लिए संतरे की गोली निकलना एक असंभव घटना हो जाएगी। तो इस तरह से इसका आंसर आप ध्यान रखना कि यह PE की वैल्यू 0, संतरे की महक वाली गोली की जो प्रायिकता होगी तो वह 0 हो जाएगा। और सेकेंड आंसर, थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, इसलिए नींबू की महक वाली गोली निकलना एक निश्चित घटना है। नींबू की महक वाली गोली PE बराबर यह 1 होगा, क्योंकि यह एक निश्चित घटना है, क्योंकि उस बैग में केवल नींबू की महक वाली गोलियां, दूसरी गोलियां नहीं हैं। तो इस तरह से इसका आंसर जो इसकी प्रायिकता होगी वह 1 आ जाएगी। तो इसको ध्यान रखना। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 7। तो इस प्रश्न में यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों
यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो यह हम लोगों को ज्ञात करना है कि इनकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो यह प्रश्न में भी आप देख सकते हो कि सिंपल सा है कि 3 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता इतना दिया है और 2 ही घटना है। न होने की प्रायिकता इतना मालूम है और होने का ज्ञात कर रहा है, तो एक में से इसको भी घटा देंगे तो आ जाएगा तुरंत 1 मिनट में। तो अब देखो इस प्रश्न का जो सॉल्यूशन हल होगा, तो इसमें केवल एक में से घटा देंगे इस वैल्यू को, अपना आंसर प्राप्त हो जाएगा। जैसे इसमें पहले देखो 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता यह दिया हुआ है, जिसकी प्रायिकता जैसे ई नहीं, तो जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, ई नहीं की वैल्यू 0.992 यह दिया हुआ है। तो अब जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता हमको ज्ञात करना है, तो एक में से यह घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही दिन न होने की प्रायिकता यह है और होने की प्रायिकता तो यह एक दूसरे के पूरक हैं, तो इसलिए इसमें एक में से यह 0.992 घटा देंगे और अपना आंसर यह प्राप्त हो जाएगा। अब इस तरह से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे, तो इसमें हम लोगों को केवल एक में से घटा देना होगा 1 - p ई नहीं, क्योंकि यह दोनों पूरक घटनाएं हैं और पूरक घटनाओं का योग 1 होता है। तो ई नहीं की वैल्यू घटा दो, आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से यह 0.992 रख दिए और फिर इसको घटाएंगे, घटाने पे प्राप्त हो जाएगा 0.008। यह तो आप लोगों को घटाने ही आता है। इसे 1 माइनस तो 1.000 लिख लेंगे, उसमें से 0.992 घटा देंगे और यह अपना आंसर 0.008 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की जो प्रायिकता है वह 0.008 है। इस प्रकार यह प्रश्न जो 7 है, तो इसमें आप एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है, तो इसकी एक ही दिन होने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे, तो ई नहीं की वैल्यू यह, इसमें से एक में से केवल हमको यह घटा देना है 0.008, यह आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे माइनस करके आप लोग चेक कर लेना। अब अगला प्रश्न 8, यह प्रश्न 8 में एक थैले में 3 लाल, इसमें ध्यान रखना कि लाल 3 हैं और 5 काले गेंदें हैं। तो इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। तो अब इसमें हमको प्रायिकता ज्ञात करना है। तो यह ध्यान रखना कि 3 लाल और 5 काली, तो कुल कितनी गेंद हो गई? कुल 8 गेंद हो जाएंगी। अब उसके बाद इसमें हम लोगों को ज्ञात करना है कि इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो, और दूसरा इसमें हम लोगों को जैसे इसमें ज्ञात करना है कि लाल नहीं हो। तो इसमें 2 प्रायिकता कि एक तो ज्ञात करना है कि यह लाल हो और दूसरा हमको ज्ञात करना है कि यह लाल नहीं हो, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। अब इसके सॉल्यूशन में थोड़ा ध्यान रखना कि सबसे पहले हम यह लिख लेंगे कि लाल गेंद कितनी है। लाल गेंद की संख्या 3 है। इसके बाद काली गेंद की संख्या 5 है। फिर निकाल लेंगे कुल गेंद की संख्या 8 है। तो इसके बाद हम लोगों को अब क्या ज्ञात करना है वो निकालेंगे कि जैसे P लाल गेंद निकालेंगे, तो लाल गेंद की संख्या अपॉन में कुल गेंद की संख्या, क्योंकि पहले फार्मूले में बताया कि जो कुल संभावना होती है, कुल प्रायिकता होती है, वह अपॉन में लिखेंगे। इसमें लाल गेंद की संख्या 3 और कुल गेंद की संख्या 8 है, तो यह 3/8 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा यह 3/8 आ जाएगा। इसके बाद में इसका जो दूसरा है लाल गेंद नहीं,
तो लाल गेंद नहीं है, इसका मतलब वह लाल गेंद नहीं है, तो कौन सी गेंद होगी? वह काली गेंद होगी, क्योंकि यहाँ पे दो ही प्रकार की गेंद है, या तो लाल गेंद है और काली गेंद। इसमें लिखा लाल गेंद नहीं, मतलब काली गेंद डायरेक्ट नहीं पूछ करके लाल गेंद नहीं, लाल गेंद नहीं है तो वह कौन सी गेंद होगी? वह काली गेंद हो जाएगी। तो इसमें काली गेंद कितनी है? अब देखेंगे 5 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/8। तो इस तरह से इसका जो आंसर प्राप्त होगा हम लोगों को 5/8 यह प्राप्त हो जाएगा। अब इसे आप रिवाइज कर सकते हो। जैसे जो प्रश्न 8 है, तो थैले में 3 लाल गेंद है और 5 काली गेंद है, तो हमको यह ज्ञात करना है कि वह लाल हो लाल नहीं हो। तो पहले कुल गेंद, यह लाल गेंद 3 हो गया, काली गेंद 5 दिया हुआ है, अब कुल गेंद 8 हो गई। तो लाल गेंद निकालेंगे तो लाल गेंद की संख्या 3 है, 3/8 हो जाएगा। और जो काली गेंद, तो काली गेंद इसमें जैसे लाल गेंद नहीं तो अर्थात काली गेंद, तो काली गेंद यहाँ पे 5 है, तो यह 5/8 यह आ जाएगा। इस तरह से इनका आंसर हो गया। अब इनके बाद अगला प्रश्न यह 9। तो अब प्रश्न 9 पढ़ लें। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे और 8 सफ़ेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे, मतलब 3 प्रकार के कंचे हैं। तो कुल कंचों की संख्या निकालना हो तो जोड़ के निकाल लेंगे। यह 5 4 9 और 8 या 17, मतलब इस तरह से कुल 17 कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा निकाला जाता है, इस डिब्बे में से एक कंचा निकाला जाता है। तो हम लोगों को अब इसकी प्रायिकता यह ज्ञात करना है कि निकाला गया जो कंचा है तो वह किस प्रकार का होगा। तो जो निकाला गया कंचा है तो उसमें हम लोगों को ज्ञात करना है कि वह लाल है, सफ़ेद है या हरा नहीं है। इसमें जो यह 17 कंचे हैं तो उसमें से यह ज्ञात करना है कि वह लाल है कि सफ़ेद है या हरा नहीं है। तो इसे भी हल करने के लिए पहले यह लाल की संख्या लिख देते हैं, फिर सफ़ेद की संख्या, फिर हरा नहीं है उसकी संख्या लिख देंगे। इसके बाद फिर टोटल संख्या लिख लेते हैं, फिर ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले इसमें लाल कंचों की संख्या लिख देंगे। लाल कंचों की संख्या 5 है। इसके बाद सफ़ेद कंचे की संख्या 8 है, हरे कंचे की संख्या 4 है। तो कुल कंचे की संख्या तो सबको जोड़ देंगे तो 5 8 4, तो यह 17 आ जाएगा। इनके बाद फिर इसमें हमको यह जैसे ज्ञात करना है कि जो लाल कंचे कितने हैं। तो लाल कंचे, तो यह अभी इसके पहले बताया था कि यह जो आपका 5 और यह, क्योंकि लाल कंचे यहाँ पे 5 हैं और बटे में यह 17, तो इस तरह 5/17 आ जाएगा। तो इस तरह से यह 5/17 हो गया। तो अब अगर यह जैसे यहीं पे सफ़ेद कंचे निकालना होता तो 8/17, हरे कंचे निकालना रहे तो यह 4/17 हो जाएगा, क्योंकि कुल संख्या से हमको इसमें डिवाइड करना होता है। यह फार्मूला आपको स्टार्टिंग में ही बताया। अब इसके बाद जैसे सफ़ेद कंचे हैं, सफ़ेद कंचों की संख्या, तो यह सफ़ेद कंचे यहाँ पे 8 हैं, 8/17, तो यह आ जाएगा। इनके बाद हमको इसमें ज्ञात करना था हरा नहीं। हरा नहीं, तो इसका मतलब कि हरा, जैसे हरा को घटा देंगे तो जो हरे कंचे हैं 4 हैं, यही 4 को घटा देंगे तो बाकी जो लाल और सफ़ेद कोई भी हो सकते हैं। हरा नहीं का मतलब कि वह या तो लाल हो जाए या तो सफ़ेद हो। तो अब जो हरे कंचे थे इसमें से हम माइनस कर देंगे, तो 1 - P हरा। तो P हरा की जो वैल्यू अभी हम लोग निकालें, तो जैसे P हरा कंचे कितने थे? 4 थे, तो यह 4/17। अब यहाँ से इसको हल कर देंगे। तो जैसे अगर हम इसको हल करते हैं तो इसका जो भिन्न होगा यह 17 एलसीएम आ जाएगा। तो 17 - 4, तो 17 - 4 तो 13 यह फिर 17 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसे फिर यहाँ पे इस तरह से हल कर देंगे तो यह 13/17 आ जाएगा। अब इसके बाद यह प्रश्न का रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो यह प्रश्न नंबर 9, तो इसमें 5 लाल कंचे थे, 8 सफ़ेद कंचे थे, 4 हरे कंचे थे। इसमें लाल, सफ़ेद और हरा नहीं की इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो सबकी संख्या लिख देना पहले, पर इसके बाद सबको जोड़ देना, कुल कंचे आ जाएंगे। तो इनकी प्रायिकता 5/17, कुल कंचे ध्यान रखना वही अपान में करना है, फिर 8/17 हो जाएगा।
और यहाँ पे हरा नहीं, इसका मतलब वह या तो सफ़ेद हो या तो लाल हो। अगर तुमको ऐसे भी ज्ञात करना है तो सफ़ेद और लाल को अगर जोड़ दो तो 8 5 13, 13/17 लिख सकते हो। लेकिन अगर इस ऐसे ज्ञात करना है तो हरा नहीं, मतलब कि एक में से हरा को घटा दोगे, एक में से हरा की संख्या या 4/17 ही आएगी, क्योंकि इसकी संख्या 4 है। तो 4/17, तो 4/17 घटाएंगे तो 17 - 1, 17 - 4/17, फिर इसका 13/17 आंसर आ जाएगा। अब प्रश्न नंबर 10, सबसे पहले प्रश्न देख लो। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 50 पैसे के, इसमें ध्यान रखना कि 100 सिक्के हैं, और 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, 2 रुपये के 20 सिक्के हैं, और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। तो सबसे पहले हम यह सभी जो सिक्के हैं, ये 100 सिक्के, 50, 150 और 20, 170 और यह 10, टोटल 180 सिक्के यह हो गए। और इसके बाद फिर आगे पढ़ते हैं। इसके बाद यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो अब इसमें हम लोगों को प्रायिकता ज्ञात करना है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, ₹5 का नहीं होगा। तो अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना होगा। तो इसे सबसे पहले यह कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात कर लेना होगा, और उसमें जो 50 पैसे के सिक्के हैं तो अपॉन में टोटल सिक्के से डिवाइड कर देना होगा। और 5 का नहीं होगा, नहीं का मतलब कि 5 वाले जितने हैं उसे 1 में से घटा देना होगा, क्योंकि यह समप्रायिक घटना है। इसमें देखो 50 पैसे के सिक्के की संख्या 100 था, इसके बाद 1 रुपये के सिक्के की संख्या 50 था, 2 रुपये के सिक्के की संख्या 20, 5 रुपये के सिक्के की संख्या 10। अब हम कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। जो कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात किए तो यह मालूम हुआ यह 180, इसमें टोटल कुल सिक्के 180 हैं। अब हमको इसमें 50 पैसे के सिक्के की संख्या ज्ञात करना है। तो जो 50 पैसे के सिक्के होंगे तो उसे ज्ञात करने के लिए यह 50 पैसे के सिक्के अपॉन में कुल सिक्के, या फार्मूला लिख करके आप कर सकते हो, या डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हो। अब 50 पैसे के जो सिक्के की संख्या है वह 100 था, और यह 180, तो 100 यहाँ पे 0 0 कट जाएगा। यहाँ पे जैसे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यह 0 और यह 0 कट जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 9 18। तो इस तरह से 5/9 इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर 5/9 प्राप्त हो गया। तो ये 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो उसकी प्रायिकता जो है वो 5/9 होगी। अब इसमें जो दूसरा था कि ₹5 के सिक्के नहीं होंगे, तो नहीं होंगे अर्थात 1 में से हम ये 5 रुपये के सिक्के जितने हैं उतना घटा दें। तो अब सबसे पहले हम इसे यहाँ पे 1 माइनस ₹5 के सिक्के, ₹5 के जो सिक्के हैं तो बटे में 180 या कर देंगे। तो ये फार्मूला या 5 के सिक्के बटे कुल सिक्के, तो कुल सिक्के तो 180 हैं और ₹5 के 10 सिक्के थे। तो अब इसे यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा, यह टोटल 180, यहाँ पे 0 0 काट के भी सॉल्व कर सकते थे, 17/18 आ जाता। और यहाँ पे 180, क्योंकि इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं ना, यहाँ पे इसका एलसीएम 180 आ जाएगा। फिर यह 180, फिर 180 गुणा करेंगे तो 180 माइनस 10, तो इसको फिर हल करेंगे तो 170 बटे जो नंबर होगा 170/180 आ जाएगा। अब यह 0 है, 0 0 से कट जाएगा। तो अब आंसर जो अपना प्राप्त हो जाएगा वह 17/18 आ जाएगा। अब इस सवाल को रिवाइज करना है तो रिवाइज भी कर सकते हैं। जैसे 50 पैसे के 100 सिक्के, देखो यहाँ 50 पैसे के 100 सिक्के और 1 रुपये के 50 सिक्के, तो 1 रुपये के 50 सिक्के, 2 रुपये के 20 सिक्के, 2 रुपये के 20 सिक्के यह लिख दिया, 5 रुपये के 10 सिक्के थे तो यह लिख दिया। अब टोटल इनकी संख्या को जोड़ दिया, 180 आ गया। अब 50 पैसे का सिक्का होगा तो 50 पैसे के कुल सिक्के बटे कुल सिक्के, तो 100/180, तो यह भाग दे दिए। तो यह 20 से भी भाग दोगे, 20 पंचे 100, 20 9 180, तो इस तरह से 5/9 आ जाएगा।
अब इनके बाद इसके बाद यह 5 के सिक्के नहीं, तो वह 5 के जितने सिक्के हैं उसकी प्रायिकता इसमें से माइनस कर दो, तो यह 10/180 तो हटा दिए, तो यह 17/180 यह आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 11, तो प्रश्न नंबर 11 को पढ़ लेते हैं कि गोपी अपने जलजीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी, जिसमें अब यह संख्या ध्यान रखना कि 5 नर मछली है और 8 मादा मछली है, तो में से एक मछली यादृच्छिया उसे देने के लिए निकालती है। अब इसमें से हमको यह ज्ञात करना है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई मछली नर मछली है। हमको इसमें यह ज्ञात करना है कि वह निकाली गई मछली नर मछली है, इसकी हमको प्रायिकता ज्ञात करना है। तो इस यहाँ पे देखो इसमें चित्र भी बना हुआ है। अब इसके लिए हम लोग सबसे पहले इसमें नर मछली की संख्या देख लेते हैं। नर मछली की संख्या 5 है, मादा मछली की संख्या 8 है, तो कुल मछली निकाल लो, तो कुल मछली हो जाएगा 13। तो अब यहाँ पे निकाली गई मछली नर मछली है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे, तो यह हो जाएगा 5/13। तो इसका जो आंसर होगा तो यह आ जाएगा 5/13, इसका आंसर आ जाएगा। तो बस इसमें अगर मादा मछली पूछा होता तो 8/13 होता, तो इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 12 में संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। तो यदि ये परिणाम समप्रायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर 8 को इंगित करेगा, या एक विषम संख्या को करेगा, या 2 से बड़ी संख्या को करेगा, या 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो इसके बाद में तो यह देखो यहाँ पे यह डायग्राम बना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यह है। तो इसमें से यह जो तीर है तो यह कहाँ पे रुकेगा, तो इसमें बताया कि यह परिणाम समप्रायिक है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर जैसे यहाँ पे 8 को इंगित करेगा, या एक विषम संख्या जैसे इसमें 1, 3, 5, 7 विषम संख्या, या 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, या 9 से छोटी संख्या तो सभी 1 से 8 तक टोटल हैं, तो किसको करेगा। तो हम लोग इसको अब ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इसमें कुल संख्या की आवृत्ति 8, क्योंकि यहाँ पे यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। यहाँ पे भी देखो यह संख्या इनकी कितनी दी गई है, 8 दी गई है। फिर इसमें जो P8 को इंगित करेगा तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 8 केवल एक बार आएगा तो 1/8 हो जाएगा। इसके बाद फिर जो दूसरा है विषम संख्या इसमें 4 हैं, 1, 3, 5, 7। जैसे यहाँ पे देखो यह विषम संख्या है, 1, यह 3, 5 और यह 7 विषम संख्या है। तो जब इनकी जो प्रायिकता होगी तो वह आ जाएगी 4/8, क्योंकि कुल आवृत्ति यहाँ पे 8 दिया हुआ है, तो 4/8। तो इस तरह से इस 4 दूना 8, 1/2, तो इसकी टोटल आवृत्ति आ जाएगी 1/2। अब इस तरह इसमें 2 से जो बड़ी संख्याएं हैं वह 6 संख्याएं। कौन कौन सी 2 से बड़ी संख्या, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक कुल 6 संख्या हो गया। तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी वह आ जाएगा 6/8 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा वह 3/4 आ जाएगा। इसके बाद इसमें जो चौथा प्रश्न, तो वह 9 से छोटी संख्या। तो 9 से छोटी संख्या तो 1 से लेकर 8 तक टोटल 9 से संख्या, तो 8 हो गया। तो इसकी जो प्रायिकता होगी तो इसकी प्रायिकता आ जाएगा 8/8, और उसको हम लोग लिख सकते हैं 1। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा तो यह आ जाएगा 1। तो अब यहाँ पे यह 1/8 हो गया। इसके बाद में यह 1/2 हो गया। इसके बाद यह 3/4, और यहाँ पे 8/8 हो जाएगा, क्योंकि 8 से 9 से छोटी संख्या है तो सभी 9 से छोटी ही हैं, तो टोटल 8 संख्याएं हैं। तो यह हो जाएगा 8/8, अर्थात इसकी प्रायिकता 1 हो जाएगी। अब प्रश्न नंबर 13 में एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता हमको ज्ञात करना है। तो इसमें
यह ज्ञात करने के लिए प्रायिकता एक अभाज्य संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या या एक विषम संख्या हमको ज्ञात करने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो इसमें इसका जो हल करेंगे तो पासे पर जो कुल संख्याएं होंगी, तो 1 से 6 पासे पर जो संख्याएं आती हैं तो वह 1 आ सकता है या 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6। तो इसलिए पासे पर जो टोटल संख्या होगी वह हो जाएगी 6, मतलब कुल पासे पर जो कुल संख्याएं लिखेंगे हम लोग वह आ जाएगा 6 हो जाएगा पासे पर कुल संख्या। इसके बाद इसमें अभाज्य संख्या, क्योंकि पहला देखो यहाँ पे हमको यह ज्ञात करना है कि यह अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या तो सबसे पहले यह तो देख लें कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, 2, 3 और 5। यह ध्यान रखना कि यह एक 2 भी अभाज्य होता है, 3 होता है और 5। इस तरह से इसमें कुल 3 अभाज्य संख्याएं हो गई। अब इसमें अभाज्य संख्या की संख्या जो है वह 3 हो गया, तो अब इसकी जो प्रायिकता होगी वह आ जाएगा 3/6 आ जाएगा। ये अभाज्य संख्या की जो प्रायिकता होगी कुल अभाज्य संख्या 3 कुल संख्या, तो इस तरह 3/6 को हल करोगे तो आ जाएगा 1/2। तो इस तरह से यह हो गया। इसके बाद अब 2 और 6 के बीच स्थित हमको वो संख्या ज्ञात करना है कि 2 और 6 के बीच देख लेते हैं कितनी संख्याएं हैं। 2 और 6 के बीच में 3, 4, 5 ये 3 संख्याएं हैं। तो अब इसमें इनके बीच स्थित संख्या की प्रायिकता ज्ञात करोगे तो यहाँ भी 3/6 आ जाएगा, क्योंकि कुल संख्या जो है वह 6 है, तो 3/6, तो इसका भी आंसर 1/2 प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद विषम संख्या ज्ञात करना है। तो विषम संख्या में भी 1, 3, 5 यह विषम संख्याएं हैं, तो उसे भी एक विषम संख्या में भी संख्या 3 हुआ, तो 1, 3, 5। तो अब यहाँ पे विषम संख्या की भी प्रायिकता 3/6 1/2 आ जाएगा। इस तरह से इसमें सभी के आंसर 1/2 ही प्राप्त हो गए। तो यह अपना सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। यह प्रश्न नंबर 14। तो इसमें सबसे पहले प्रश्न देख लें। 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो इसमें यह जैसे 52 पत्तों, कुल पत्ते 52 हो गए, अब उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। तो उसमें हम लोगों को यह ज्ञात करना होगा कि वह लाल रंग का बादशाह है, उसकी प्रायिकता। एक फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाला पत्ता, इसके बाद लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, पान का गुलाम, हुकुम का पत्ता, एक ईंट की बेगम। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसमें लिख लेंगे जो कुल पत्ते हैं, कुल संभावित परिणामों की संख्या। जो कुल संभावित परिणामों की संख्या है वो कुल पत्तों की संख्या हो जाएगा। और इसमें अनुकूल परिणाम, तो यह देखो मैं यहाँ पे फार्मूले का थोड़ा यूज कर रहा हूँ। अगर आप फार्मूला डायरेक्ट भी ऐसे लिख लो, यहाँ पे कुल संभावित परिणाम की जगह आप केवल यह लिख लो कुल पत्तों की संख्या। कुल पत्तों की संख्या 52 तो भी चलेगा। और इसमें जो पूछा रहेगा तो उसकी संख्या बाकी आप लिख के भी कर सकते हो। जैसे लाल रंग का बादशाह, तो अनुकूल परिणाम यह लाल रंग का बादशाह था, तो लाल रंग का बादशाह। तो आपको यह मालूम होना चाहिए जो जैसे ताश के जो पत्ते होते हैं, तो ताश में 52 पत्ते होते हैं, 13 करके उनका 13 जैसे यहाँ पे लाल रंग होता है, और जो टोटल लाल रंग होते हैं वह 26 होते हैं और बाकी काले होते हैं, और उसमें से भी 13 डिवाइड होते हैं। इस तरह से जो ईंट होता है, हुकुम होता है, यह सभी 13 करके डिवाइड होते हैं। तो जो लाल रंग, इसमें फिर से बता दे रहा हूँ कि कुल 52 पत्ते, 52 में से 26 काले होते हैं, 26 लाल होते हैं। लाल में भी 13 ईंट होता है, ईंट का एक कलर होता है ईंट के रंग का, और 13 लाल पान होता है, और हुकुम या काला होता है, और एक चिड़ी होता है। तो इस तरह से इनकी संख्या, यहाँ पे हमको लाल रंग का बादशाह ज्ञात करना है तो उसकी संख्या 2 होगी। अब यहाँ पे इसकी जो प्रायिकता आ जाएगी वो 2/52, क्योंकि अनुकूल परिणाम यहाँ पे 2 है। तो स्टार्टिंग में जो फार्मूला बताया था कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभावित परिणामों की संख्या, तो यहाँ पे लाल रंग का बादशाह जब हम निकालेंगे तो उसमें आ जाएगा 2/52, क्योंकि यहाँ पे जो अनुकूल परिणाम हैं तो वह 2 हैं और कुल परिणामों की संख्या 52 है। तो सब में इसी तरह से हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।
जैसे यह काट देंगे 1/26 आ जाएगा। इसके बाद दूसरा जो सवाल है, तो दूसरे सवाल में यह दिया हुआ है जैसे कि हमको ज्ञात करना था एक फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाला पत्ता। जो फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाले जो पत्ते होते हैं तो उनकी जो टोटल संख्या होती है वो 12 होती हैं। इसमें जैसे चित्र वाले जो ताश में चित्र वाले कुल 12 पत्ते होते हैं, तो 12 पत्ते जैसे उसमें बादशाह, रानी, गुलाम ये सभी चित्र वाले पत्ते होते हैं, तो 3-3 सब में होते हैं, तो 3 × 4 तो यह 12 हो जाएगा। तो इसके बाद एक फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाला पत्ता निकालने की जो संभावना होगी तो वह आ जाएगा 12/52, क्योंकि कुल पत्ते तो 52 ही हैं, तो इस तरह से यह 12/52 अपना आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसमें फिर यह थर्ड सवाल है, तो 12/52 को यह काट के भी लिख सकते हैं, जैसे यह 4×3 12 और 13×4 52, तो यह 3/13 भी लिख सकते हैं। तो अनुकूल परिणामों की संख्या, जैसे लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते, क्योंकि जैसे कुल जो तस्वीर वाले जो पत्ते होते हैं वो 12 होते हैं, 6 काले होते हैं और 6 लाल होते हैं। तो इस तरह से इसमें जो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता हो जाएगा 6, तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो 6/52 आ जाएगा। 6/52 इसको भी काट दोगे तो यह आ जाएगा 3/26, या 2×3 6 और 2 दूना 4, 2 छंग 12, तो 13/3/26 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद फिर अगला जो सवाल है, इसमें हमको ज्ञात करना है कि पान का गुलाम, जो पान का गुलाम होता है, जैसे इसको लाल पान भी हम लोग बोलते हैं, जो पान का गुलाम होता है तो वह 1 होता है। तो अब इसकी जो संभावना प्रायिकता ज्ञात करेंगे वह आ जाएगा 1/52। तो इस तरह से इसके आंसर हो जाएंगे। अब इनके बाद अगला जो प्रश्न है, इसमें हुकुम का पत्ता, जो हुकुम होता है तो हुकुम के भी कुल 13 पत्ते होते हैं। पहले भी बताया आपको कि कुल पत्ते 52 होते हैं, 52 में 26 काले, 26 लाल, उसमें से और चित्र वाले 12 पत्ते होते हैं, 6 काले, 6 लाल और 13 हुकुम का पत्ता होता है, 13 चिड़िया का पत्ता होता है, 13 लाल पान होगा और 13 ईंट का पत्ता। तो जो हुकुम के जो पत्ते होंगे तो इनकी संख्या हो जाएगी 13। तो इनका जो प्रायिकता आएगा वो 13/52, और इसको लिख सकते हैं 13/52 मतलब 13×4 52, तो यह आ जाएगा आंसर 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जो इसका आंसर होगा वो आ जाएगा 1/4। इनके बाद अनुकूल परिणामों की संख्या, इसमें जो अगला सवाल है तो इसमें दिया हुआ जैसे हमको ज्ञात करना था ईंट की बेगम, जो ईंट की एक ही बेगम होती है, क्योंकि बेगम राजा भी एक ही होता है और रानी भी एक ही होगा, मतलब उसी बेगम को ही रानी बोलते हैं, और गुलाम भी एक होगा। तो इस तरह से ईंट का जो बेगम होगा उसकी संख्या 1 हो जाएगी, और इसका जो प्रायिकता होगा वो आ जाएगा 1/52। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा 1/52 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको हम लोग नोट कर लेंगे। तो इस तरह से इसमें देखो यह 52 पत्ते टोटल दिए गए थे, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। और उसमें से लाल रंग का बादशाह निकालना है, तो लाल रंग का जो कुल पड़े हो गए 52, तो लाल रंग के जो पत्ते होते हैं बादशाह होते हैं 2 होते हैं, तो 2/52 1/26 आ जाएगा। और दूसरे में फेस कार्ड तस्वीर वाले पत्ते, तस्वीर वाले कुल 12 पत्ते होते हैं और 12/52, तो उसका जो आंसर होगा वो आ जाएगा 3/13 आ जाएगा, क्योंकि 12/52 को काट देंगे तो 3/13 यह आ जाएगा। इसके बाद फिर इसमें अगला ज्ञात करना लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो जो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होता है तो इसके तस्वीर वाले कुल 6 पत्ते होते हैं, 6 काले 6 लाल, तो इसका आंसर हो जाएगा 6/52 आ जाएगा। तो 6/52 आ जाएगा। और जो गुलाम होता है पान का, केवल पान का गुलाम 1 होता है, तो 1/52 इसका आंसर आ जाएगा। और जो हुकुम का पत्ता 13 होते हैं, 13/52 आ जाएगा। एक ईंट की बेगम, तो 1/52 आ जाएगा। तो इस तरह से इसके बाद में भी यहाँ पे इसका जो आएगा आंसर यह अनुकूल, जैसे तीसरे का तो 6/52 और चौथे में भी 1/52 इस तरह से, और जो पांचवा है तो वह 13/52 1/4 आ जाएगा। और लास्ट में ईंट की बेगम के लिए की जो प्रायिकता होगी
52 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। अब देखो इसके बाद में यह सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 में दिया गया ताश के 5 पत्ते, मतलब ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का पलट कर के अच्छी तरह फेंटा जाता है और इनमें से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। तो इसमें देखो कुल जो पत्ते हैं इसमें 5 है ही, कुल पत्तों की संख्या 5 है और इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पत्ता एक बेगम का है। तो बेगम इसमें टोटल कितनी है, 1 है। तो यह कितना आ जाएगा, 1/5 हो जाएगा। जो बेगम होगी उसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, यह 1/5, क्योंकि यहाँ पे बेगम 1 है और कुल पत्ते 5 हैं तो 1/5। अब अगर इसमें बोल रहा है फिर अगर बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता इक्का, मतलब अब यहाँ पे कुल पत्ते कितने हो जाएंगे, कुल पत्ते 1 पत्ते घटा दोगे तो 5 में से घटाओगे तो यह हो जाएगा 4। अब इक्का तो इसमें कितना 1 है तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगा। और बेगम, क्योंकि अब इसमें तो बेगम है ही नहीं तो जो बेगम निकलने की जो प्रायिकता होगी तो वह 0 हो जाएगी। तो इस तरह से इसको फिर से अब हम लोग इसमें देखो कुल संभावित जो परिणाम थे तो वह 5 हैं। अनुकूल परिणाम जैसे बेगम निकालना था ना, तो बेगम की संख्या 1 है। अब इसके बाद में बेगम जो निकालने की प्रायिकता होगी वो 1/5, क्योंकि टोटल संख्या कितनी है 5, 1/5 हो जाएगा। इसके बाद बेगम निकल आती है तो उसे अलग रखने पर सवाल में दिया है तो कुल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे, 5 में से घटा दो तो 4 बचेंगे। और एक इक्का तो इसमें 1 ही था तो 1/4 हो जाएगा। लेकिन इसके बाद फिर से बोला बेगम, क्योंकि एक बेगम बाहर निकाल के रख दिए हो तो अब टोटल कितनी बेगम बची हुई है, 0, क्योंकि एक पहले था एक वो निकल चुका है। इस तरह से इसका जो आंसर होगा वह 0/4 0 आ जाएगा। अब देखो यह प्रश्न नंबर 16। इसमें दिया कि किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल गए हैं। जब 12 खराब पेन था और 132 अच्छे पेन, तो यह कुल पेन कितने हो जाएंगे, 32 12 144 हो जाएगा। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है, मतलब केवल देख करके नहीं बता सकते। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यह प्रायिकता ज्ञात करो कि निकाला गया जो पेन है तो वह अच्छा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे यह लिख लेते हैं कि यह अच्छे पेन 132 हैं और ख़राब पेन 12 हैं। कुल पेन की संख्या 12 + 132 यह हो जाएगा 144। तो यहाँ पे देखो 144 कुल पेन हो गए। अब अच्छा होने की प्रायिकता हमको ज्ञात करना है। एक पेन निकाला जाता है तो उसके अच्छा होने की प्रायिकता निकालेंगे तो अच्छे पेन की संख्या 132 है, अनुकूल परिणाम 132 हो जाएंगे और अच्छा पेन की जो प्रायिकता आएगी वो 132/144, क्योंकि यहाँ पे जो अच्छे पेन की संख्या है तो वह आ जाएगा 132 और जो कुल पेन की संख्या है वह आ जाएगा 144। तो इस तरह से आ जाएगा 132/144। अब यह प्रश्न नंबर 17। इसमें 20 बल्बों के एक समूह में से 4 बल्ब खराब हैं, मतलब टोटल यह 20 बल्ब हैं, उसमें से 4 खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा, हमको यह ज्ञात करना है प्रायिकता कि यह बल्ब खराब होगा। और दूसरा इसमें और भी प्रश्न है अभी इसमें कि यह मान लीजिए निकाला गया, मान लीजिए फर्स्ट में निकाला गया बल्ब ख़राब नहीं है, मतलब मान लो कि यह जो पहली बार निकाला गया बल्ब है वह ख़राब नहीं है और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, मतलब वो उसको निकाल करके बाहर रख लिया जाता है। तो बल्ब की संख्या अब 19 हो जाएगी, कुल बल्ब 19 हो जाएंगे और दोबारा बल्बों के साथ और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है
इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। तो इसको हम लोग निकालने के लिए तो खराब नहीं होगा तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अब इसका जो सॉल्यूशन होगा तो कुल संभावित परिणामों की संख्या, मतलब कुल बल्बों की संख्या 20 हो गई। यह कुल संभावित परिणाम, तो यह तो दिया हुआ था कुल बल्ब की संख्या। अब इसमें कुल बल्बों की संख्या यह 20 हो गया और इसमें हमको ज्ञात करना है कि एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह खराब होगा। तो खराब बल्ब इसमें कुल कितने हैं, 4 खराब बल्ब हैं, तो उसको भी लिख लेते हैं इसमें। जैसे यह अनुकूल परिणामों की संख्या, मतलब खराब बल्ब की संख्या, खराब बल्ब की संख्या 4 है, तो अब यह इसकी प्रायिकता हो जाएगा 4/20, तो 1 आ जाएगा 5। तो इसलिए जो खराब बल्ब होगा वो 4/20 मतलब 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। दोबारा सवाल बोला कि यह जो निकाला गया बल्ब वह फिर से मिलाया नहीं गया, तो यह हो जाएगा 20 - 1 19 हो जाएगा। इसके बाद में फिर जो अनुकूल परिणामों की संख्या, खराब नहीं बल्बों की संख्या, जो खराब नहीं वाले कुल कितने बल्ब हैं, जैसे यह खराब वाले 4 बल्ब थे, जैसे 20 टोटल 20 बल्ब थे, 20 में से 4 खराब थे और एक बाहर निकाल लिया गया, क्योंकि एक बल्ब जो निकाला गया है वह खराब, जैसे यहाँ पे एक बल्ब बाहर से इसमें निकाल लिया गया तो खराब बल्ब, तो यह कुल कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो यह 19 संख्या हो गई और यहाँ से 20 - 4 - 1, तो इस तरह से यहाँ पे जो संख्या हो जाएगी वह 15 हो जाएगा। तो और इसका जो खराब नहीं बल्ब की संख्या होगी, जो खराब नहीं वाले बल्ब की संख्या होगी तो आ जाएगा 15/19। देखो अब अगला यह प्रश्न नंबर 18। एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं, तो मतलब अर्थात कुल संख्या कितनी हो गई, 90 हो गई। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगा 2 अंकों की संख्या। जैसे 1 से 90 के बीच में 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, 2 अंकों की संख्या, जैसे 10 11 12 से लेकर 90 तक, तो 90 में से केवल 9 संख्याएं घटा देंगे तो 81 आ जाएगा, 81 आ जाएगा। तो 2 अंकों की संख्या अगर यहाँ पे डायरेक्ट आपको ऐसा ज्ञात करना हो तो कितना हो जाएगा, यह 81 बटे इसका 90 आंसर हो जाएगा। और 9 से काट दो इसको, 9 9 81, 9 10 में 90, मतलब 9/10 आ जाएगा। और एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो यहाँ पे यह केवल एक पूर्ण वर्ग संख्या रहेगा, यहाँ पे 5 नहीं रहेगा, तो एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो एक पूर्ण वर्ग संख्या जैसे 1 4, तो इस तरह से 9, तो एक पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना हो, उसकी संख्या निकाल करके फिर 90 कर देंगे। 5 से विभाज्य संख्या, 5 से जितनी संख्याएं विभाजित होती हैं तो उससे फिर ज्ञात कर लेंगे। अब इनके बाद इसे ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुल संभावित परिणाम 1 से 90 तक संख्या यह लिख देते हैं। इसके बाद यह 90 हो गया। अब इसमें पहले में 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की जो संख्या होगी कुल 81 होगा। मैं आपको बताया कि जो यह संख्या होती है यह कितने से आएगा, यह संख्या 10 से लेकर के 90 तक, मतलब 90 में से 9 घटा दो तो यह संख्या 81 आ जाएगी। तो अनुकूल परिणामों की संख्या तो यह हो गया 81/90, तो 2 अंकों की एक संख्या बराबर यह आ जाएगा 81/90, 9 9 81, 9 10 में 90, इस तरह से आ जाएगा 9/10। अब इनके बाद इसका दूसरा जो एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो इसे पूर्ण वर्ग संख्या जैसे यहाँ पे हमको निकालना है तो पूर्ण वर्ग संख्या इसमें टोटल यह 9 होगी। तो यहाँ पे देख लो कि यह पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी 9 है, जैसे 1 1 4, यहाँ पे यह ध्यान रखना यह 5 आपको गलती से लिखा गया था, तो यह 1 4 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 वर्ग, 9 का वर्ग, क्योंकि 90 से ज़्यादा लेना नहीं, 10 का वर्ग तो 90 से ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह से इसमें कुल 9 संख्याएं आ गई। तो अब इनका जो हल होगा तो अब इसमें आप लिख सकते हो कि 9 तो जो अनुकूल परिणामों की संख्या है वो 9 है और कुल परिणामों की संख्या 90 है, तो 9/90 मतलब आ जाएगा 1/10।
10 आंसर आ जाएगा। इसके बाद फिर अगला है तो 5 से विभाज्य, तो जो 5 से विभाज्य संख्याएं होगी, जैसे 1 से 90 के बीच में 5 से जो विभाज्य संख्याएं हैं तो उसकी गिनती कर लेते हैं। तो यह गिनती करोगे तो जैसे 5, 10, 15 तो कुल 18 आ जाएगा। तो या तो आप सीधा क्या करो, 90 में 5 से भाग दे दो तब भी 18 आ जाएगा, नहीं तो इन सभी संख्याओं को आप लिख करके इस तरह से देख सकते हो। देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। अब सबकी गिनती कर लेंगे तो यह आ जाएगा टोटल 90 संख्याएँ, टोटल 18 संख्याएँ हो जाएंगी। तो अब इसका जो अनुकूल परिणामों की संख्या है वो 18 है और कुल सभी परिणामों की संख्या तो यह 90 हो जाएगा। तो यह 18/90 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 18/90 मतलब 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। तो फिर इसको यह ध्यान रखना कि जो इसका आंसर होगा 1/5 आ जाएगा। अब इसके बाद यह प्रश्न नंबर 19। तो प्रश्न नंबर 19 भी यह, इसके सभी क्वेश्चन एकदम आसान ही सरल ही हैं, केवल थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। जैसे इसमें A, B, C, D, E, A, इस तरह से यह कुल कितने अक्षर हो गए? 6। यह 1, 2, 3, 4, 5, 6 अक्षरों में A, B, C, D, E, A अंकित है। तो एक पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त हो। अब इसमें टोटल संख्या इसमें 6 हो गया और जो आपका अनुकूल संख्या है A कुल कितना है? 2 है। एक यहाँ पे A एक बार यहाँ पे आया हुआ है और एक बार यहाँ पे आया हुआ है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? अब इसका आंसर हो जाएगा 2/6, तो 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। अब D प्राप्त हो तो D कुल कितना है? केवल एक बार आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा 1/6 आ जाएगा। अब इसे आप हल कर सकते हो। जैसे फिर कुल संभावित परिणाम यह 6 हो गया, क्योंकि A, B, C, D, E, A कुल 6 परिणाम है। अनुकूल परिणामों की संख्या A की संख्या इसमें देख रहे हैं 2A है, तो 2 लिख दिया। अब अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभावित परिणाम की संख्या, तो यह 2/6, तो आंसर 1/3 आ जाएगा। इसके बाद D प्राप्त होने की, D की जो संख्या है वह कुल 1 है, तो यहाँ पे जो अनुकूल परिणामों की संख्या 1/6, तो इसका जो आंसर होगा 1/6 यह प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से इसको नोट कर लेंगे। अब यह देखो सवाल नंबर 20। मान लीजिए आप एक ऐसे पासे को आकृति में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। तो जैसे यहाँ पे देखो यह 1 मीटर व्यास का यह एक गोला है, तो इसकी यह व्यास दिया हुआ है 1 मीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी? जैसे यहाँ पे व्यास डायमीटर जो दिया गया है इसका यह 1 मीटर है, 1 मीटर है। तो इसका जो रेडियस त्रिज्या होगी, तो त्रिज्या इसकी आ जाएगा 1/2, जो इसकी त्रिज्या होगा वह आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, 1/2 मीटर। तो अब इसमें यह तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो अब इसमें देखो कि इसमें ज्ञात करना है, तो 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिराया जाएगा, तो इसकी प्रायिकता कितनी आएगी? तो सबसे पहले यह जो आयत दिया गया है, आयत की लंबाई 3, चौड़ाई 2 है, तो पूरा क्षेत्रफल 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 मीटर स्क्वायर। और यह त्रिज्या जब मालूम है तो πr² से वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बटे आयत के क्षेत्रफल से इसका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग संभावित परिणामों की संख्या, तो आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि संभावित परिणाम तो इसके अंदर ही कहीं गिर सकता है ना, यह पूरे जो आयत दिया गया उसके अंदर, तो 3 दूना 6, तो यह हो जाएगा इसका आंसर जो आएगा तो 6 मीटर स्क्वायर, 6 मीटर वर्ग। इसके बाद फिर अनुकूल परिणाम की संख्या, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल जो गोला दिया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr²। तो पाई
और यह आर की जगह 1/2 रख देंगे, तो पाई गुणा 1/2 का वर्ग अर्थात 1/4 हो जाएगा। तो पाई 1/2 का वर्ग तो आ जाएगा 1/4, मतलब पाई/4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो पी अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभावित परिणामों की संख्या। तो जो अनुकूल परिणाम होंगे तो वह हो जाएंगे पाई/4 और जो संभावित परिणाम होंगे वह 6 हो जाएंगे। तो इस तरह से यह जो पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा तो इसकी संख्या हो जाएगा पाई/4/6। तो यह कट जाएगा, तो इसका आंसर जो होगा, जैसे मीटर स्क्वायर यहाँ पे यह यूनिट है तो यह कट जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू होगी तो वह आ जाएगा पाई/4 गुणा 6, तो यह हो जाएगा 4×6 24। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा वो आ जाएगा पाई/24। अब प्रश्न 21 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकाल कर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए तो कुल कितने बॉल पेन हैं वह लिख लेंगे। यहाँ पे जो बॉल पेन की संख्या 144 है। अब 20 बॉल पेन खराब हैं, तो आप वह बॉल पेन खरीदेंगे कब खरीदेंगे? जब बॉल पेन अच्छी होगी तभी आप खरीदेंगे, क्योंकि कोई भी दुकान पे जाएगा तो ख़राब बॉल पेन खरीदने नहीं जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे सवाल में बोला कि आप वह पेन खरीदेंगे, इसका मतलब कि आप अच्छी होगी तभी खरीदेंगे। तो इसके लिए ख़राब बॉल पेन की संख्या 20 दिया है, तो अच्छे बॉल पेन की संख्या 144 में से 20 घटा देंगे तो 124 आ जाएगा। तो जो पेन खरीदने की संभावना प्रायिकता होगी वह 124/144 आ जाएगी। तो वह पेन खरीदेंगे, तो अगर वो अच्छा बॉल पेन होगा तभी खरीदेंगे। तो इसके लिए अच्छा बॉल पेन 124 है। यहाँ पे देखो आपने प्राप्त हो गया कि अच्छा बॉल पेन 124 है, तो 124/144 आ गया। इसके बाद अगर वह बॉल पेन नहीं खरीदेंगे, अर्थात वह बॉल पेन अगर ख़राब रहेगा तो आप नहीं खरीदेंगे। तो ख़राब बॉल पेन कितनी है? 20 है, तो 20/144 लिख सकते हैं। तो ख़राब बॉल पेन तो यह हो जाएगा 20/144। यह अपना आंसर इस तरह से आ जाएगा। तो सिंपल सा ये इस टाइप का सब सवाल एक ही जैसा है पूरे चैप्टर में कि कुल कितनी संख्या है वह अपान में रखना है, और जो प्रश्न में पूछा है तो उसकी संख्या ऊपर रख के डिवाइड कर दो। तो इस टाइप के प्रश्न कभी गलत ही नहीं होगी आपके। प्रश्न नंबर 22। तो ये जो प्रश्न नंबर 22 है तो इसमें लिखा हुआ था उदाहरण 13 को देखिए। तो उदाहरण 13 से बस इतना ही आपको पढ़ लेना है कि एक सलेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। एक सलेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। तो वहाँ से बस उदाहरण 13 से हमको इतना ही पॉइंट लेना है। अब इसके बाद इस साड़ी को पूरा करना है। तो इसमें घटना दिया हुआ घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग, यहाँ पे जो यह घटना दिए हुए कि घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग, दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 हो, तो 2 हो तो वह 1/36 हो जाएगा। इस तरह से यह, क्योंकि आपको मालूम है कि 2 पासे फेंके गए थे तो 6 × 6, तो इस तरह से 2 पासे फेंके गए तो 6 × 6, तो यह कुल 36 घटना घटती है। 36 घटना। तो इसमें अगर दोनों पासों पर संख्याओं का योग 2 हो तो 1/36 आता। 2 कब होगा? जब जैसे दोनों पासों पर 1 आए तो 1 + 1 2 हो जाएगा ना। 3 कब आएगा? कि पहले पासे पर 1 आ जाए और दूसरे पासे पर 2, या दूसरे पासे पर 2 आ जाए और पहले पासे पर 1, तो यह 3 हो जाएगा, तब 3 होगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो कुल घटना हुई कितनी? 2 घटना हुई, 1 2 या 2 1, तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी? यह 2/36 हो जाएगा। तो इसी तरह से इसमें पूरी सबका निकाल सकते हो। जैसे 4 आए, 4 कब आएगा? पहले पे 1 आए, दूसरे पे 3 आए, या पहले पे
2 आए और दूसरे पे 2 आए, पहले पर 3 आए या दूसरे पर 1 आए। तो इस तरह से कुल कितनी घटना हुई? 3। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 बटे यह हो जाएगा फिर 36। तो इस तरह से इनको सभी को आप देखोगे यहाँ पे 3 या 4 5, यहाँ पे जैसे 1 आया, 2 आया, 3 आया, इसमें आप देखोगे यह जैसे 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर 6 आएगा, फिर 6 आने के बाद में 6 बटे 36 होने के बाद फिर से यहाँ पे घटने लगेगा। तो अभी इन सभी को मैं विस्तार में आपको बताता हूँ। 6 5, यहाँ पे फिर 4 हो जाएगा, 4 बटे 36, 3 बटे 36, इसके बाद 2 बटे 36 आ जाएगा और लास्ट में फिर 1 बटे 36 आ जाएगा। अब इसको मैं विस्तार से आपको समझाता हूँ। तो यही बस इतना ही रहेगा। जैसे यहाँ पे पता है कि जैसे 1 2 2 1 आता, 5 से फेंकने, पहले पे 1 आया, दूसरे पे 2 1, तो 2 बटे 36। यहाँ पहले वाले कैसा था, 1 1 आए। जैसे अंतिम वाला समझ लो कि जैसे 12 कब आएगा, पहले 5 पर भी 6 आए, दूसरे पर भी 6 आए, तभी 12 हो सकता है। तो इसलिए कुल कितनी घटना हुई? 1 घटना, तो 1 बटे 36 आ जाएगा। अब इसको विस्तार से समझाता हूँ। बाद इसी में एक प्रश्न और था कि एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1 बटे 11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? सकारण उत्तर दीजिए कि प्रत्येक की प्रायिकता 1 बटे 11 होगी कि नहीं। इसमें 2 प्रश्न हैं, इसको भी लास्ट में फिर ज्ञात कर लूँगा। अब इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग यह कुल संभावित परिणाम, क्योंकि 2 पासे हैं तो 6 गुणा 36, तो यह आ जाएगा। इसके बाद फिर इसमें अनुकूल परिणामों की संख्या, दोनों पासों पर संख्याओं का योग 3 आए। पासों पर संख्याओं का योग 3 कब आएगा? जब पहले पासे पर 1 आए, दूसरे पर 2 और 2 1, तो इन दोनों को देखो, 2 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, 2 1 इधर जोड़ेंगे तो 3 1। तो इस तरह से कुल कितनी घटना घट रही है? 2 घटना घट रही है। तो इस तरह से इनके जो प्रायिकता होगी तो वो आ जाएगा 2 बटे 36। जो इनके प्रायिकता का मान होगा वो आ जाएगा 2 बटे 36। तो इस तरह से इनकी प्रायिकता का मान जो होगा वो 2 बटे 36 आ जाएगा। अब इसके बाद इसमें हम लोग जैसे अभी संख्याओं का योग 3 था, अब इसके बाद 4 का निकालेंगे। तो अनुकूल परिणामों की संख्या, दोनों पासों पर संख्याओं का योग 4। 4 कब आएगा? कि पहले पासे पर 1 आए और दूसरे पे 3, तब 3 1 4 हो जाएगा। या दोनों पासों पर 2 2 आए तब 4 होगा, या 3 1 आए, पहले पर 3 और दूसरे पे 1 तब 4 आएगा। तो इनकी जो प्रायिकता होगी तो आ जाएगा 3 बटे 36, क्योंकि यहाँ पे कुल 3 हुआ तो 3 बटे 36 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। अब इसके बाद देखो, इसमें दोनों पासों पर संख्याओं का योग 5। 5 कब आएगा? पहले पर 1, दूसरे पे 4, पहले पे 2 3 2 5, या ऐसा है 3 पहले पे आए, 2 दूसरे पे आए, 4 पहले पे आए, 1 बाद में। तो यह तो देखो यह सभी तो यह ज़्यादातर अपोजिट ही हो जाते हैं। तो इस तरह से इनकी कुल संख्या 4 हो गई। तो इनकी जो प्रायिकता होगी तो वह आ जाएगा 4 बटे 36। तो 4 बटे 36 हो गया। तो इसी तरह से इसमें फिर बाकी दूसरे जो हैं तो उनको भी हम लोग ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद जैसे अभी इस जो संख्या है अनुकूल दोनों पासों पर संख्याओं का योग 6। 6 कब आएगा? जब पहले पर 1, दूसरे पर 5, फिर 2 4, या 3 3, 4 2, 5 1, तो यह 6 हो जाएगा। तो इनका जो संख्याओं का योग 6 है तो वो 5 बटे, क्योंकि ये 5 बार आ जा रहे हैं तो 5 बटे 36 हो गया। इनके बाद अनुकूल परिणामों की संख्या, दोनों पासों की संख्याओं का योग 7 आए। 7 आएगा जब पहले पर 1, दूसरे पर 6, फिर 2 5, 3 4, 4 3, 5 2, 6 1, इस तरह से आता है। तो यह संख्याओं का योग यह 7 हो जाएगा। अब इनका जो घटना होगी तो यह 6 बटे 36, इनकी जो घटना होगी वो आ जाएगा 6 बटे 36 हो जाएगा। इनके बाद फिर इसमें अनुकूल परिणामों की संख्या, दोनों पासों की संख्याओं का योग 9। 9 पहले पर 5, दूसरे पर 4 आए तब 9 होगा। 6 3, पहले पर 6, दूसरे पे 3, या पहले पे 3, दूसरे पे 6, पहले पे 4, दूसरे पे 5, तो 9 होगा। तो इनकी संख्या कुल हो जाएगी 4 बटे 36, जो प्रायिकता होगा 4 बटे 36 आ जाएगा।
इसी तरह से यह संख्याओं का योग 10 कब आएगा? जब पहले पे 6 दूसरे पे 4, दोनों पे 5 5 आए, या पहले पे 4 दूसरे पे 6, तो इनकी प्रायिकता भी हो जाएगी 3/36, क्योंकि 3 बार हो जा रहा है मिला के। इनके बाद दोनों पासों की संख्याओं का योग 11, तो 6 और 5 और 5 और 6। तो इसमें मैं 8 का नहीं याद किया था, क्योंकि 8 का आपकी किताब में पहले से दिया हुआ है। और यह 6 5 और 5 6 आएगा, तो यह 2 बार, तो 2/36 हो जाएगा। और 12 का आपकी किताब में दिया हुआ है, तो 12 का फिर यह पहले से दिया था 1/36। तो यह जो टेबल है, तो यह आपका प्राप्त हो गया कि 2 500 का संख्याओं का योग 2 होगा तो 1/36, 3 होगा तो 2/36 आएगा, और 4 होगा तो 3/36, 5 होगा तो 4/36, 6 होगा तो 6/36, 7 होगा तो 6/36, 8 होगा तो फिर कम होता जाएगा 5/36, 9 होगा तो 4/36, 10 होगा तो 3/36, 11 होगा तो 2/36, 12 होगा तो 1/36। इस तरह से यह आ जाएंगे। तो अब उसको यहाँ पे कुल 11 परिणाम कौन कौन से आए? यह 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हैं, परंतु सभी समप्रायिक नहीं हैं, अर्थात इन सभी की प्रायिकता समान नहीं है, सबका अलग अलग प्रायिकता आया है। तो अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 नहीं होगी यहाँ पर, क्योंकि पहले में आया था जो संख्या है तो 1/36, 2/36, 3/36। तो इस तरह से देख रहे हैं कि यह सभी की प्रायिकता समान नहीं है, अलग अलग है, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 नहीं होगी। को एक बार हम लोग फिर से रिवाइज भी कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 1/36, 5/36 या 1/36 यह दिया हुआ साड़ी को पूरा करना है, तो संख्याओं का योग करके हमको कुल संख्या यहाँ पे यह 36 हो गया। तो 36 के बाद में इसमें अनुकूल संख्या, जैसे पहले पे संख्याओं का योग अगर जैसे 3 आता है तो 3 के लिए 1 2 और 2 1, कुल 2 घटनाएं मिलेगी। तो यह जो अपना आंसर होगा तो वह आ जाएगा 2/36। इसी तरह से इसमें फिर अगर 3, जैसे 500 की संख्याओं का योग 3 है तो 2/36। अगर 500 की संख्याओं का योग 4 है तो कुल घटना यहाँ पे प्राप्त हो रही है यह 3, तो यह हो जाएगा 3/36। और अगर संख्याओं का योग 5 है तो 4 आ रहा है तो यह 4/36। इसी तरह से अगर संख्याओं का योग यह 6 है तो यह 5/36 आ रहा है। संख्याओं का योग 7 है तो यह 6/36 यह प्राप्त हो जा रहे हैं। इसी तरह से 8 का तो पहले से दिया हुआ था 5/36, तो 9 है तो वह आ जाएगा 4/36, और 10 है तो आ जाएगा 3/36, और 11 है तो 2/36। तो यह टेबल को हम लोग फिर इस तरह से पूरा कर दिए। और इसमें देख रहे हैं कि 1/36, 2/36 मतलब 1/18 हो जाएगा, 3/36 1/12 हो जाएगा। तो सभी की प्रायिकता समान मतलब 1/11 नहीं है, अतः यह मतलब इन सभी की प्रायिकता समान नहीं है, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 नहीं होगी। अब इसमें देखो प्रश्नावली 15.1 का 23वां सवाल है, तो यह सवाल पढ़ लेंगे। एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित्त या 3 पद प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा हार जाएगा। तो इसमें मतलब कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, अगर तीनों बार अगर हेड आए या तो तीनों बार टेल आए तो हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। मतलब अब इसमें हम लोग देख लेंगे कि कितनी बार हेड या टेल आता है, मतलब तीनों बार, तो उसको माइनस करके हम मालूम कर लेंगे कि खेल में जीत जाएगा या हार जाएगा। इसमें थोड़ा यह समझ लो कि जैसे अगर एक सिक्के को मतलब कितनी बार पहली बार उछालेंगे तो 2 घटना होगी, या तो चित्त या पट, हेड या टेल। दूसरी बार भी 2 घटना होगी, हेड या टेल। तीसरी बार भी 2 घटना होगी, हेड या टेल।
तो इस तरह से टोटल घटना हो जाएगी 8। टोटल 8 घटना होती है। अब इसको हम लोग और 8 कौन कौन सी घटना होती है, जैसे पहली बार अगर सिक्के को हम लोग उछालेंगे तो यह हेड या टेल, इस तरह से यह 2 घटनाएं होती हैं। यहाँ पे आ जाएगा जो यह होगा, यह एक हेड हो गया और दूसरा यह टेल हो गया। अब दूसरी बार भी जब सिक्के को उछाला जाएगा तो भी यह 2 ही घटनाएं हो सकती हैं। या तो यहाँ पे देखो यह हेड, या तो फिर यहाँ पे टेल। इसमें भी ऐसा ही, क्योंकि यह एक सिक्के के प्लेस को शो कर रहे हैं, तो यह यहाँ पर भी यह दूसरी बार में यह हेड आएगा या तो टेल आ जाएगा। दिए इनके बाद फिर से इसमें जैसे यह सिक्का उछाला जाएगा तीसरी बार, तो यहाँ पे भी हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। इसमें भी सेम कंडीशन, इसमें हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा। यहाँ पे फिर से इसको उछालेंगे तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन, हेड या टेल, तो यह हेड या टेल। तो यहाँ पर भी यह हेड या टेल, तो हेड या टेल। अब इसमें देखो यह जो घटना, टोटल घटना यह घट रही है, तो यह हेड हेड हेड, जैसे यह जो घटना होगी तो यह हेड 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 पहली बार, यह पहली बार में यह आ जाएगा हेड हेड या टेल, एक घटना हो जाएगी। दूसरी घटना होगी हेड हेड टेल, जो दूसरी घटना होगी तो इसमें देखो पहली घटना के लिए यह हो गया। अब जो दूसरी घटना होगा, दूसरी घटना के लिए यहाँ से इधर आ जाएंगे, तो यह दूसरी घटना, तो दूसरी घटना में आ जाएगा हेड और हेड, इसके बाद यह टेल आ जाएगा। अब इसके बाद जो तीसरी घटना होगी यह हेड टेल हेड, फिर यहाँ पे यह हेड टेल हेड आ जाएगा। यहाँ पे टेल हेड हेड, इसके बाद यह टेल हेड या टेल आ जाएगा। यहाँ पे टेल टेल या हेड होगा। तो इस तरह से यह टेल टेल और यह टेल, तो लास्ट वाला कितना, यह टेल टेल और टेल। इसके ऊपर वाला देखोगे तो यह टेल टेल हेड, यहाँ पे टेल टेल और यह हेड। तो इस तरह से इसकी घटनाएं आ जाती हैं। अब इसमें टोटल कुल कितनी घटना, 1 2 3 4 5 6 7 8 घटनाएं हैं, और इसमें 2 बार या 2 बार एक हेड हेड टेल, या उसमें बोला है कि दोनों बार हेड आए या तो तीनों बार टेल आए, तीनों बार हेड या तीनों बार टेल, तो वह जीत जाएगा। मतलब 2 घटनाओं में जीतने की प्रायिकता उसकी 2/8 होगी, और हारने के लिए 6, तो 6/8। अब इसे हल करेंगे, तो हल करने के लिए इसमें सबसे पहले देखो यहाँ पे जो कुल संभावित परिणाम, यह कुल संभावित परिणाम 8 हो गए। यह पहला 1 हेड हेड टेल टेल, यह 2 3 4 5 6 7 और 1 यह 8, इस तरह से। और यह 2 घटनाएं यही हैं कि जिसमें वह हनीफ जीत सकता है। इसके बाद फिर इसमें कुल संभावित परिणाम ये 8 हो गए। इसमें हनीफ खेल में हार जाएगा के लिए अनुकूल परिणाम कौन कौन से हैं, यही ऊपर के 2 जो वैल्यू थे तो उनको छोड़ करके, जैसे हनीफ अगर यह इन दोनों को छोड़ करके कोई दूसरी घटना होती है तो वह हार जाएगा। तो देखो इन दोनों, यह एच एच टी हो गया, यह इसके बाद एच टी एच एच और टी टी, और यहाँ पे देखो टी एच टी, इसके बाद एच, यह हो गया। तो यह कुल 6 परिणाम ऐसे हैं कि जिसमें वह हार सकता है। तो इसके लिए
हनीफ खेल में हार जाएगा तो उसका अनुकूल परिणाम कुल कितना हो गया, यह 6 हो गया। उसके लिए 6 हो गया तो उसकी कुल प्रायिकता हो जाएगी 6/8। तो हनीफ खेल में हार जाएगा तो इसकी जो प्रायिकता है वह हो जाएगा 6/8। 6/8 को हल कर दोगे तो यह आ जाएगा 3/4। तो इस तरह से उसके जो हारने की जो प्रायिकता है वह 3 हो जाएगा यह। तो इस तरह से देखो यहाँ पे यह 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। तो और यहाँ पे 3 चित या 3 पट कब प्राप्त हो रहे हैं, या 3 हेड या 3 टेल। कुल घटना 8 है तो उसमें से बचेगा 6, तो 6/8 तो यह हो जाएगा 3/4। तो सवाल केवल थोड़ा सा बड़ा है और हल इसके सभी के बहुत ही आसान, बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए थोड़ा आप लोग ध्यान दे के करोगे तो इस जो यूनिट का 15.1 का कोई भी सवाल आपका छूटेगा नहीं, बहुत आसानी से अच्छे से हल कर लोगे। इस माताजी क्लास चैनल को आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी व्हाट्सएप और अन्य माध्यम से इसको भेज देना, जिससे उनको भी यह आसानी हो जाए, वे भी उस यह 15.1 को आसानी से पढ़ के समझ सकें, जिससे उनका भी अच्छा मार्क्स आए। प्रश्न नंबर 24 में एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। 2 बार, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो कुल घटना इसमें 36 हो जाएगी। मतलब एक 2 बार, तो इसमें यह ज्ञात करना है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा। तो यही हमको इसमें ज्ञात करना है। तो इसमें एक पासे को 2 बार फेंकना और 2 पासे को एक साथ फेंकना एक ही प्रयोग माना जाता है। मतलब यहाँ पे कुल संभावित परिणाम, जैसे इसका जो सॉल्यूशन होगा तो इसमें कुल जो संभावित परिणाम होंगे तो वो आ जाएंगे 36, क्योंकि यहाँ पे 2 पासे को फेंकेंगे तो 6 गुणा 6। इस तरह से इसके पहले भी अभी हम लोग पढ़े तो यह कुल घटना हो जाएगी 6 गुणा 6, तो 36 आ जाएगा। तो इसके बाद इसमें 5 आएगा कि अनुकूल परिणाम। 5 जैसे पासे को फेंकेंगे तो 5 आने के यहाँ पे देखो कुछ अनुकूल परिणाम है, जैसे यह 1 5 आए या 2 5 आए, 3 5 4 5 5 5 6 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6, इस तरह से यह आ सकते हैं। तो जो इनके अनुकूल परिणाम की संख्या होगी कुल 11, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल यहाँ पे 11 परिणाम हो गए। तो जो 5 आने की जो अप्रायिकता होगी वो हो जाएगा 11/36। तो इसी तरह से 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। जैसे 5 अगर किसी बार में भी नहीं आएगा तो अगर उसको हमको ज्ञात करना है तो वह 36 में से 11 घटा दो, क्योंकि 5 11 बार अगर आ रहा है तो 36 में से 11 घटा दो तो 25 बचता है। तो 25 बार ऐसा होगा कि उसमें 5 नहीं आएगा, जैसे कोई दूसरी संख्या होगी। तो इस तरह से जैसे दूसरी संख्या मतलब कि जैसे 1 3 आ जाए, 2 3 आ जाए, 3 6 आ जाए, लेकिन 5 उसमें किसी भी बार नहीं आए तो यह हो जाएगा 25/36, मतलब किसी भी बार में नहीं आएगा। तो यह क्योंकि 5 आने की जो संभावना है वह 11 है, तो नहीं आने की संभावना 25 है, तो यह 25/36 हो जाएगा। इसके बाद 5 कम से कम एक बार आएगा तो उसकी जो संभावना आएगी तो वह हो जाएगा 11/36। जो कम से कम एक बार आने की जो संभावना उसकी हो जाएगी वो हो जाएगा 11/36। जैसे एक पासे को यहाँ पे देखो फिर से समझ लो, रिवाइज कर लो। 2 बार फेंका जाता है तो कुल संभावित परिणाम इसमें 6 गुणा 6 36 हो जाएगा। 5 आने के जो अनुकूल परिणाम हैं तो वह कुल 11 बार 5 आ सकता है। तो नहीं आने का कितना होगा, 36 में से 11 घटा दो तो ये 25 नहीं आने का हो जाएगा। वो तो 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, मतलब 25/36, और 5 कम से कम एक बार आएगा तो 11/36, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 5 किसी भी बार में नहीं आएगा तो उसकी प्रायिकता 25/36, और 5 कम से कम एक बार आएगा तो 11/36 हो जाएगा। यह प्रश्न 25 निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से
तर्क असत्य हैं, सकारण उत्तर इसमें देना है। तो इसमें सबसे पहले ये दो सिक्कों को, इसमें जो पहला यह है कि ये दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम, 2 चित्त, 2 पट या प्रत्येक एक बार हैं। अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3। तो देखो इसमें अगर 2 सिक्के हैं, 2 सिक्के को उछालने पर हेड हेड आ सकता है या हेड टेल आ सकता है या टेल हेड आ सकता है या टेल टेल। तो क्योंकि 2 सिक्के हैं तो 2 सिक्के में यही 4 घटना हो सकती हैं। तो 2 चित्त, 2 पट या प्रत्येक 2 चित्त आएगा तो एक ही बार आता है तो 1/4 होगा। 2 पट एक बार ही आता है 1/4, प्रत्येक एक बार 2/4, मतलब 1/3 नहीं आएगा, तो यह गलत होगा। अभी इसको फिर विस्तार से भी समझाऊंगा। इसके बाद फिर इसमें दूसरा एक और प्रश्न है, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या है। एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता, जैसे इसमें यह बताया कि अगर यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक पासे को फेंका जाएगा तो कुल 6 घटना होगी। तो इसके विषम संख्या में 1, 3, 5, सम संख्या में भी 1, 2, 4, 6, मतलब 3/6, 1/2, तो यह राइट होगा। तो इसके बाद विस्तार से बता देता हूँ। जैसे अब इसका कुल संभावित परिणाम में तो अभी बताया था कि हेड हेड, जैसे इसके जो कुल संभावित परिणाम होंगे वह हेड हेड, क्योंकि 2 सिक्के उछालेंगे तो या तो हेड हेड आएगा या तो फिर यह टेल, इस तरह से जो संख्या होगी यह यहाँ पे देखो, या तो हेड हेड आएगा या तो हेड टेल आएगा या तो टेल हेड या टेल टेल, इस तरह से 4 घटना होगी। तो कुल 4 संभावित परिणाम हैं। तो उसमें यह सवाल बोला है कि 2 चित्त कब हैं, यही 2 चित्त हैं, यह हेड 2 तो 1/4 घटना, 2 पट तो यह भी तो 1/4 आ जाएगा, हेड टेल तो यह 2 घटना है 2/4 आएगा। तो इस तरह से 2 पट भी 1/4 हो गया। इसी तरह से अब इसमें अगला है कि एक चित्त या एक पट, यह इसमें से एक चित्त या एक पट, तो 2 घटना 2/4 या 1/2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं जो 1/3 दिया था तो इसमें 1/3 नहीं आ रहा है। तो इसलिए जो यह कथन था अतः प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है, तो यह तर्क असत्य है। इसके बाद फिर इसमें जो दूसरा तर्क था तो उसमें कुल संभावित परिणाम, जैसे अगर एक पासे को फेंकते हैं तो कुल 6 अंक आते हैं। एक विषम संख्या, क्योंकि इसमें देखो विषम संख्या कौन कौन सा है, एक है, 3 है, 5 है, तो यह 3 विषम संख्या और 3 सम संख्या, तो 3/6 1/2 आ जाएगा और सम संख्या में भी सेम यही आ जाएगा। तो यह जैसे विषम संख्या में 3/6 1/2 और विषम संख्या में भी सेम यही आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, और जो दिया गई प्रायिकता था वो भी 1/2 था। तो इस तरह से तो इनका जो आंसर है, इस तरह से यह 1/2 यह दोनों आ गए। अतः प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/2, तो यह जो तर्क होगा यह सत्य हो जाएगा। इसके पहले वाला जो 1/3 वो था वह असत्य था, लेकिन यह तर्क असत्य है, क्योंकि हम देख रहे हैं विषम संख्या की भी प्रायिकता इसमें 1/2 ही आ रहा है और सम संख्या का भी 1/2। तो इस तरह से यह तर्क सत्य हो गया। यह एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25, तो इसमें हमको बताना कौन से तर्क असत्य हैं। और इसमें 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, 2 सिक्के को एक साथ उछालेंगे तो यह कुल घटना यह 4 घटना हो जाती है। तो 2 चित्त, 2 पट या प्रत्येक एक बार मतलब एक चित्त या एक पट। तो यह 2 चित्त कब एक ही बार आया था 1/4, 2 पट 1/4, तो यह 2/4 तो 1/2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कितना दिया गया है, इनकी प्रायिकता 1/3, जबकि 1/4 और 1/2 आ रहा है। अतः यह जो तर्क है वह असत्य है। अतः प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 तर्क असत्य है। इसके बाद पासे में 1 से 6 तक अंक होता है,
विषम संख्या 3/6, विषम संख्या इसमें 1, 3, 5, तो 3/6 1/2 आ जाएगा। सम संख्या भी 3/6 1/2 आ जाएगा। तो प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/2, तर्क यह सत्य है। तो इस तरह से आपको यह 15.1 के जो 25 क्वेश्चन थे सभी को हिंदी में अच्छे से बता दिया। जिस तरह से आप अपने क्लास में पढ़ते हो एकदम उसी तरह से। और आप जब भी मेरे वीडियो को देखना शुरू करो तो कॉपी पेन लेकर के बैठो, जिससे आप सवाल में प्रश्न भी रहता है, सॉल्यूशन भी होता है, तो सवाल को धीरे धीरे नोट करते चलो और उसको सवाल के साथ हल करने की कोशिश करो, तो जिससे आपको सवाल बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा और एकदम क्लास जैसा आपको लगेगा, और जिससे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकेंगे। और यह वीडियो आप अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करना, जिससे उनको भी लाभ हो सके, क्योंकि यह वीडियो का कोई चार्ज नहीं है, एकदम फ्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।